हाँ तो विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करते हैं मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था का। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। विद्यार्थियों, जब हम मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी राजा हुआ करता था, लेकिन राजा सेना को सुगठित करने के लिए, अधिक मजबूत करने के लिए अलग से एक सैन्य विभाग की स्थापना की। इस सैन्य विभाग में 30 अधिकारी हुआ करते थे। कितने अधिकारी हुआ करते थे विद्यार्थियों? 30 अधिकारी हुआ करते थे। और इस सैन्य विभाग को 6 भागों में बांटा, 6 भागों में विभाजित कर रखा था। प्रत्येक विभाग में 5 सदस्य हुआ करते थे। प्रत्येक भाग में 5 सदस्य हुआ करते थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 30 अधिकारी हुआ करते थे। कुल 6 भाग थे और एक भाग में 5 अधिकारी हुआ करते थे। कुल मिलाकर के 30 अधिकारियों द्वारा सेना का संचालन किया जाता था। विद्यार्थियों, बताया गया है कि सेना को 5 भागों में बांटा गया था। मौर्यकालीन सेना का विभाजन, तो मौर्यकालीन जो सेना थी उसका विभाजन 5 भागों में किया गया था। नंबर 1 पैदल सेना, नंबर 2 घुड़सेना, नंबर 3 रथ सेना, नंबर 4 हाथी सेना और नंबर 5 नौ सेना। इस प्रकार से मौर्यकालीन जो सेना थी उसका विभाजन 5 भागों में किया गया था। विद्यार्थियों, ध्यान रहे, सैन्य विभाग में एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था अनंत पाल। हमें बताना है कि अनंत पाल एक सैन्य अधिकारी हुआ करता था जिसका कार्य सेना के इन सभी भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। इन सभी की देख रेख करना इसका कार्य था। अर्थात संपूर्ण सेना की देख रेख करना इस अनंत पाल नामक अधिकारी का कार्य हुआ करता था। यह है मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। अब लिए चलता हूं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पर। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। विद्यार्थियों, जैसा आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी राजा हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 30 अधिकारी नियुक्त किए, अलग से सैन्य विभाग स्थापित किया। उसी प्रकार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायाधिकारी
राजा हुआ करता था, फिर भी न्याय करने के लिए अलग से न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई। विद्यार्थियों, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को 6 स्तरों में बांटा गया है। स्तर यानी हम कहें न्यायालय के स्तर, अर्थात मौर्य काल में जो न्यायालय थे वो 6 स्तरों पर स्थापित किए गए थे। पहला स्तर है केंद्रीय न्यायालय, जिसका मुखिया स्वयं राजा हुआ करता था, और केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में हुआ करता था। इसके अलावा नंबर 2 जनपदीय न्यायालय, नंबर 3 है स्थानीय न्यायालय, अगला है गौण मुख्य न्यायालय, और 5वां न्यायालय हुआ करता था संग्रहण न्यायालय, और अंतिम तथा 6वां न्यायालय हुआ करता था ग्राम न्यायालय। विद्यार्थियों, जो ग्राम न्यायालय हुआ करता था यह न्याय की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, अर्थात सबसे निम्न स्तर का न्यायालय ग्राम न्यायालय हुआ करता था। विद्यार्थियों, अब बात आती है कि जितने भी न्यायालय के स्तर हैं, संपूर्ण जो न्याय विभाग था मौर्य काल में, उस न्याय व्यवस्था को या इन सभी न्यायालयों को 2 भागों में बांटा जाता है। मौर्यकालीन जो न्यायालय थे, इन न्यायालयों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 धर्मस्थीय न्यायालय, और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। इस प्रकार से मौर्यकालीन जितने भी न्यायालय थे उनको 2 भागों में बांट दिया। हम बात करते हैं धर्मस्थीय न्यायालय की, तो बताएंगे वर्तमान जो दीवानी न्यायालय हुआ करते हैं उनके भांति धर्मस्थ न्यायालय कार्य करता था। प्रत्येक धर्मस्थ न्यायालय में 3 आमात्य और 3 धर्मस्थ हुआ करते थे। 3 आमात्य न्यायाधीश और 3 धर्मस्थ न्यायाधीश हुआ करते थे प्रत्येक धर्मस्थ न्यायालय में। इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 न्यायाधीशों द्वारा धर्मस्थ न्यायालय में न्याय कार्य किया जाता था। इसी प्रकार से हमें बताना है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय के बारे में बताएंगे कि कंटक शोधन न्यायालय वर्तमान फौजदारी न्यायालय के भांति कार्य करते थे। तो धर्मस्थीय तो दीवानी न्यायालय के भांति कार्य करते थे और कंटक शोधन
फौजदारी न्यायालय में भर्ती कार्य करते थे। विद्यार्थियों, जो कंटक शोधन न्यायालय हुआ करते थे, प्रत्येक कंटक शोधन न्यायालय में भी आमात्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 3 डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश हुआ करते थे। इसमें भी कुल मिलाकर के 6 न्यायाधीशों के द्वारा न्याय कार्य किया जाता था। इस प्रकार से मौर्यकालीन जितने भी न्यायालय थे उन न्यायालयों को 2 भागों में बांट दिया, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय, इनमें बांट दिया गया। विद्यार्थियों, आगे बताना है कि चाणक्य ने कहा है कि जो ये न्याय कार्य किया जाता था, अर्थात बताएंगे चाणक्य के अनुसार न्याय कार्य कानूनों के आधार पर किया जाता था। और चाणक्य ने कहा है कि कानून के जो कानून है, इन्हें कानून के प्रमुख अंग, या हम लिखेंगे यहां पर चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग थे। ये चाणक्य ने कानून के 4 अंग कौन कौन से बताए हैं? तो सबसे पहला है धर्म, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है चरित्र और चौथा है शासक या शासन, अर्थात कानून इन पर आधारित होने चाहिए। तो ध्यान रहे कि मौर्य काल में जो कानून बनाए जाते थे वो धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन पर आधारित थे और उन कानूनों के आधार पर ही न्याय विभाग के द्वारा न्याय किया जाता था। कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता था। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मौर्यकालीन समाज। अगला भाग है मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज। विद्यार्थियों, जब हम मौर्यकालीन समाज की बात करते हैं तो पता चलता है कि मौर्यकालीन समाज की जानकारी कौन कौन से स्रोतों से होती है? जानकारी के स्रोत तो बताएंगे मौर्यकालीन समाज की जानकारी के 2 मुख्य स्रोत हैं। एक तो है अर्थशास्त्र और दूसरा स्रोत है इंडिका। अर्थशास्त्र जो चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा रचित है और इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा रचित है। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, मेगास्थनीज जो यूनानी शासक यूनानी सेनापति निकेटर सेल्यूकस के साथ आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेनापति के रूप में छोड़ दिया गया था, वो मेगास्थनीज है। ये 2 जानकारी के स्रोत हैं मौर्यकालीन समाज के। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि मौर्यकालीन समाज 4
वर्णों में बटा हुआ था। ये 4 वर्ण थे। नंबर 1 ब्राह्मण वर्ण, जिसका कार्य अध्ययन, अध्यापन और धार्मिक कार्य संपादित करना था। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय वर्ण, जिसका कार्य था देश की रक्षा करना। तीसरा वर्ण था वैश्य, जिसका कार्य था व्यापार और कृषि कार्य करना। चौथा वर्ण था शूद्र, जिसका कार्य था अन्य सभी वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार से चाणक्य ने संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में बांटा है। लेकिन इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि समाज कुछ जातियों में नहीं विभाजित था। इसी प्रकार इंडिका नामक पुस्तक में मैगस्नीज ने कहा है कि मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में बटा हुआ था। ये 7 जातियां इस प्रकार से थी, बताएंगे। मैगस्नीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में बटा हुआ था। ये 7 जातियां इस प्रकार से थी। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 किसान, नंबर 3 पशुपालक, नंबर 4 सैनिक, नंबर 5 बताया गया है कारीगर, छठा निरीक्षक और नंबर 7 शासक या सभासद। इस प्रकार से मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में बटा हुआ था मैगस्नीज के अनुसार, जैसा कि इंडिका में वर्णित है। इस प्रकार से ये था मौर्यकालीन समाज। अब हम बात करते हैं आगे। मौर्यकालीन समाज के बाद में आता है चौल प्रशासन। चौल प्रशासन। विद्यार्थियों, जब हम चौल प्रशासन की बात करते हैं तो बताएंगे कि चोल जो राजा थे वो अपने साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से, चोल राजाओं ने अपने साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से 5 स्तरों में विभाजित किया था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य को 5 स्तरों में विभाजित किया गया था।
अब ये 5 स्तर कौन कौन से थे? सबसे पहला स्तर आता है मंडलम, जिसे वर्तमान प्रांत के भांति समझा जा सकता है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, चोल प्रशासन के दौरान ने संपूर्ण साम्राज्य को छह प्रांतों या हम कहें 6 मंडलों में विभाजित किया गया था। इसके बाद दूसरा स्तर आता है कुटुंब, तीसरा स्तर आता है नाडु, चौथा स्तर आता है कुर्रम, और पांचवा आता है ग्राम। इस प्रकार से चोल साम्राज्य को 5 हिस्सों में बांटा गया। मंडलम तो सबसे बड़ी इकाई थे, ग्राम सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। विद्यार्थियों, आगे बताना है कि चोल साम्राज्य का शासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। इससे सिद्ध होता है कि मौर्य काल में भी, इससे सिद्ध हो रहा है कि मौर्य काल में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। इससे सिद्ध हो रहा है कि चोल शासन है, चोल शासन में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। इसी के साथ बताना है कि इस समय लगान के रूप में उपज का 6ठा भाग दिया जाता था। 6ठा भाग दिया जाता था। यह लगान भी 2 प्रकार से दिया जाता था, या तो अनाज के रूप में या सोने के रूप में दिया जाता था। अब बात आती है सोना, तो बताएंगे कि चोल शासन में जो सोने के सिक्के हुआ करते थे, उनको, सोने के सिक्कों को कासू कहा जाता था। सोने के सिक्कों को कासू कहा जाता था, जो 16 औंस वजनी हुआ करता था। 16 औंस वजनी हुआ करता था। ध्यान रहे कि चोल साम्राज्य का जहाजी बेड़ा बहुत मजबूत था, जो युद्ध के समय काम में लिया जाता था। इसके बाद आती है चौल कला। चौल कला, विद्यार्थियों, चोल कला के संबंध में हमें बताना है कि चोल कला में स्थापत्य कला सबसे महत्वपूर्ण थी, और इनके स्थापत्य कला में द्राविड़ शैली देखने को मिलती है। द्राविड़ शैली देखने को मिलती है। अब हमें बताना है कि चोल स्थापत्य कला के विशेषताएं क्या क्या थी। वे विशेषताएं हैं
क्या क्या हैं कि इनके भवन वर्गाकार होते हैं, भवन वर्गाकार होते हैं। दूसरी विशेषता, इन भवनों में मंडप होता है। नंबर 3, इन भवनों में 4 स्तंभ होते हैं। स्तंभ चारों कोनों पर 4 स्तंभ होते हैं। और हमें बताना है कि इस के अंतर्गत मंदिरों में गोपुरम होते हैं। मंदिरों में गोपुरम होते हैं जो एक परिक्रमा पथ के भांति हुआ करते हैं। इस प्रकार से ये चौल स्थापत्य कला के प्रमुख विशेषताएं हैं। स्थापत्य कला में ही हमें बताना है, इसके प्रमुख उदाहरण बताने हैं। उदाहरण के तौर पर हमें बताना है, तंजौर में भगवान शिव का मंदिर ये चोल शासन में ही बनाया गया था। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। इसका तंजौर में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण राज प्रथम द्वारा करवाया गया था। इसी प्रकार कांसे की नटराज की मूर्ति चौल काले स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण नमूना है, उदाहरण है। इसी प्रकार अंत में आता है चौल समाज। विद्यार्थियों, जब हम चौल समाज की बात करते हैं तो 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं, वो बताना है कि नंबर 1, चोल राजा शिव उपासक थे एक बार, यानी शिव के भक्त थे। नंबर 2, दूसरे चोल समाज की दूसरी विशेषता बतानी है कि चोल समाज में संपत्ति पर महिला का अधिकार हुआ करता था, अर्थात महिलाएं स्वामिनी हुआ करती थी संपत्ति की। और इसके बाद अगली विशेषता है कि चौल समाज में दास व देवदासी प्रथा प्रचलित थे। इसके साथ बताना है कि चोल समाज में राजा अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, जिसके अंतर्गत घोड़े को छोड़ा जाता था। संपूर्ण साम्राज्य में घोड़ा घूम करके आता था, तो ये मान लिया जाता था कि क्षेत्र के सभी छोटे मोटे राजाओं ने किस राजा के अधीनता स्वीकार कर ली है। यदि किसी ने उस घोड़े की लगाम को पकड़ लिया, बांध लिया, तो इसका मतलब उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारा पहला अध्याय पूर्ण होता है और इसमें जितने भी निबंधात्मक क्वेश्चन थे वो निबंधात्मक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारे अध्ययन बिंदु पूर्ण होता है। अब आगे हम कल आपके समक्ष पेश होंगे। धन्यवाद। समझे तो इतनी देर हो गई यार।